नेक्स्ट आपका सेक्शन डी है, नेचर एंड स्कोप ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। इसमें आपको सेल्स मैनेजमेंट के बारे में, मतलब जो सेल करते हैं पर्सन, उसकी मैनेजमेंट, ठीक है, और उसके नेचर, करैक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, स्कोप है, और उनकी कैसे रिक्रूटमेंट होती है, सिलेक्शन होती है, और कैसे उनकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो ये इसमें से पहला जो है पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये आपका 8th चैप्टर है, इसमें चैप्टर 8 में है ये सेक्शन डी, पेज नंबर 118 पे है। तो सेल मैनेजमेंट कौन होता है? जो सेल करता है, सेलिंग प्रोग्राम, उसको प्रोग्राम बनाता है सेल करने का, क्योंकि सेल करने की भी टेक्निक्स होती है। तो जो पूरा सेल का प्रोग्राम बनाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा एंड कंट्रोल द पर्सोनल सेलिंग एफर्ट ऑफ द फर्म। सेल्स मैनेजमेंट इज़ द अटेनमेंट ऑफ सेल गोल्स इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। प्लान करना, स्टाफिंग करना, ट्रेनिंग करना, लीडिंग करना एंड देन कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन करता है, प्लानिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ पर्सोनल सेलिंग। तो जो सेल करते हैं उनको जो मैनेज करता है वो आ जाता है सेल्स मैनेजमेंट। उसके बाद इसके फीचर्स हैं। ये मार्केटिंग का एक फंक्शन है, सेल करना मार्केटिंग का पार्ट है। तो सेल्स मैनेजर विल कंटिन्यू एंड इम्पॉर्टेंट, इनसेपरेबल। तो मार्केटिंग में सेल के बिना गुजारा नहीं हो सकता, उसके प्लान बनाना, स्ट्रेटजीज बनाना, ये इसका काम है। बिजनेस के गोल अचीव करने में हेल्प करता है। सेल्समैन एक्ट एज अ फाउंडेशन फॉर एग्जीक्यूशन एंड अचीवमेंट ऑफ बिजनेस गोल्स। तो जो भी आपके गोल्स हैं, सेल बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना, तो एक अच्छे सेल पर्सोनल का होना, सेलमैन का होना ज़रूरी है। उसको मैनेज करना, सेल्स को मैनेज करना ज़रूरी है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल्स फोर्स। जो भी आपके सेलिंग एजेंट्स हैं, जो भी आपने सेल, तो उनको प्लान करना, कैसे कैसे कौन कौन क्या काम करेगा, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। उनको वर्क डिवाइड करना, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट है। उनकी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, उनकी रेम्यूनरेशन एंड मोटिवेशन ऑफ सेल्स फोर्स, ये सब उसका काम है। देन डेलीगेशन एट ऑल लेवल्स। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स टेकिंग हेल्प। अब जैसे हमारे पास बहुत सारा काम है, तो हम थोड़ी सी हेल्प किसी और से ले लें, उसको डेलीगेशन बोला जाता है। उससे क्या होएगा, एक तो आपका बर्डन कम हो जाएगा और दूसरा काम जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो सेल्स मैनेजमेंट्स अलाउ फॉर सफिशिएंट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल, ताकि हम सेल के टारगेट अचीव कर सकें। कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजिंग, ये सब जो है सेल्स फोर्स का फीचर्स हैं, ठीक है। कंट्रोल करना, तो सेल्स मैनेजमेंट का काम है सेल फोर्स को कंट्रोल करना, उनकी एक्टिविटीज़ को देखना कि वो क्या कर रहे हैं। डायनामिक इन नेचर, डायनामिक मतलब चेंजिंग इन नेचर। तो सेल्स मैनेजमेंट, अगर कोई चेंज आता है, ठीक है, तो न्यू एंड कोई नई टेक्निक्स आई हैं सेल्स प्रमोशन की, क्रिएटिव माइंड्स, तो को ये इनकरेज करता है। तो इससे जो है कोई भी चेंज ये एक्सेप्ट करते हैं, तो डायनामिक इन नेचर होते हैं। प्रॉफिट सेंटर ऑफ द बिजनेस। सेल्स मैनेजमेंट इज़ द ओनली डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। बाकी सारे डिपार्टमेंट खर्चा करते हैं, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट पैसे जनरेट करने में आपकी हेल्प करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप सेलिंग। ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट बिलीव्ड इन द रूल सेल एंड लीव, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से कस्टमर इज़ द किंग। तो जब तक आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तब तक आपका बिजनेस जो है नहीं ग्रो कर सकता। तो इसलिए टुडे आपके जो है सेलिंग में, सेल जो है उसमें कंज्यूमर किंग है। तो कंसेप्ट ऑफ रिलेशनशिप, तो यहाँ पे हम सेल करेंगे टू मेंटेन रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। तो कस्टमर्स के साथ आपने रिलेशनशिप बना के रखनी है, ये उसका काम है। फिर आता है फंक्शंस या स्कोप ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। तो एक तो आपने सेल्स फोर्स इस्टेब्लिशिंग, ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, प्लान करना है, उनकी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करनी है, ट्रेन करना है, मोटिवेट करना है, कंपनसेट करना है एंड कंट्रोल करना है। तो ये सारे स्कोप ऑफ सेल्स मैनेजमेंट है।
तो इसमें सेटिंग establishing the sales force objective, establishing sales force objective. It is required that a salesperson must develop sales objective in precise measurable terms and should be specific. तो सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव को सेट करना है, ठीक है। तो हमें क्या अचीव करना है, व्हाट टू अचीव, पहले तो हम ये सेट करते हैं, ठीक है। तो अपने आप को प्लान करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इसके बाद हम प्लान करते हैं, मैन पावर रिक्वायरमेंट सेट करते हैं। फिर उनको मैन पावर मतलब अब हमने सोच लिया कि हमने क्या करना है, व्हाट टू अचीव, फिर उसके बाद हम क्या करना शुरू करेंगे, प्लानिंग की, कि हमने ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। ये वाला हेडिंग थोड़ा डिफरेंट है बट मटेरियल आप ये यूज़ कर सकते हो। तो स्टाफिंग एक तरह से स्टाफिंग प्रोसेस है ये, क्योंकि हम यहाँ पे सेल्स मैनेजमेंट के ये सारे उसी का ही काम है। तो सेकंड पॉइंट में आप ये वाला लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड आर एस्टिमेटेड, उसकी क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस। कंपनी शुड ऑल्सो मेक पॉलिसी टू अपॉइंट वुमेन एंड बैकवर्ड कम्युनिटी। तो हमें वर्कलोड के हिसाब से, वर्कफोर्स के हिसाब से हमें अपने एम्प्लॉयज़ चूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया रिसोर्स प्लानिंग। फिर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट मतलब कैंडिडेट्स को ढूंढना, टू अप्लाई फॉर जॉब। यहाँ पे हम अपॉइंट नहीं कर रहे, सिर्फ उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो ये एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू हम अट्रैक्ट कर सकते हैं कि हमारी कंपनी में जॉब रिक्वायर्ड है। तो रिक्रूटमेंट एम इज़ टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स। तो जितने हम लोग अपनी तरफ खींच सकें उतना ही बेटर होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे आप ये यूज़ कर सकते हो। फिर सिलेक्शन मतलब चूजिंग द बेस्ट आउट ऑफ द, जो हमने कैंडिडेट अब रिक्रूट करे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे हैं, उनमें से एक बेस्ट चूज़ करना अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ठीक है। इट मेक श्योर ऑर्गेनाइजेशन गेट्स मस्ट सूटेबल आउट ऑफ द वेरियस कैंडिडेट्स। तो ये आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में आ जाएगा। फिर ट्रेनिंग, एक इसके बीच में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉम्पिटेंसी एंड स्किल्स को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प्स देम इन देयर करियर डेवलपमेंट। तो इसमें जो रेलिवेंट पॉइंट है आप यहाँ से उसके ड्रॉ कर सकते हो, ईजी लैंग्वेज में है, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद हमने उसको मोटिवेट करना है। मोटिवेशन, हमारे पास क्या क्या इंसेंटिव्स हो सकते हैं मोटिवेशन के, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। कोई लोग पैसों से मोटिवेट होते हैं और कुछ लोगों को जो है ज़्यादा अपनी प्रेस्टीज से ज़्यादा को नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट से ज़्यादा, मतलब अपना स्टेटस, प्रिविलेजेस, बेनिफिट्स, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें उनको ज़्यादा मोटिवेट करती हैं काम करने की जगह, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उनको ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। तो ये सब सेल परफॉर्मर का काम है। देन कंपनसेटिंग मीन्स रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। तो ये कंपनसेशन आ जाएगा 8 पॉइंट। मैनेजर शुड डेवलप अ साउंड कंपनसेशन पॉलिसी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन, क्योंकि एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी को क्यों ज्वाइन करेंगे अगर आप उनको अच्छा मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दोगे, ठीक है। तो कंपनसेशन से आप इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय आपकी स्ट्रेंथ, सैलरी ऑफ कंपीटिंग फर्म, गवर्नमेंट रूल्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ये सब चीज़ें कंपनसेशन में जो है इफ़ेक्ट करती हैं। कंट्रोलिंग एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग द सेल्स फोर्स। तो कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स पर्सन, क्योंकि सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखना, स्कीम सुनान थे तो सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखना, वीकली कॉन्फ्रेंसेस, कॉल्स के ऊपर, ये सब चीज़ें आपको कंट्रोलिंग में हेल्प करेंगी। तो सेल्स फोर्स को कंट्रोल करना। देन आपका आता है, तो ये आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ सेल्स मैनेजमेंट आ गया। फिर सेटिंग एंड फॉर्मुलेटिंग पर्सनल सेलिंग। तो ये पर्सनल सेलिंग के अंदर आ जाएगा। पर्सनल सेलिंग क्या होता है, डोर टू डोर सेलिंग करना, डोर टू डोर, फेस टू फेस इंटरेक्ट करना, क्योंकि जितना हम पर लोगों से पर्सनली डील करेंगे उतना वो आपके ऊपर ज़्यादा फेथ करेंगे और ज़्यादा कनेक्ट आपके साथ होंगे, ठीक है। पर्सनल सेलिंग इज़ द प्रोसेस, क्योंकि जो अननोन होते हैं लोग, उनसे डील करने में
दे हेसिटेट टू डील विद अननोन पर्सनस। तो अपने आप को जितना फेमिलियर कर पाओ उतना बेटर होता है। तो पर्सनल सेलिंग ही इसका सोल्यूशन होता है सेल्स फोर्स में। तो पर्सनल सेलिंग इज़ द प्रोसेस हेल्प्स एज वेल एज परसुएड अ पर्सन टू बाय अ प्रोडक्ट। तो वन ह्यूमन माइंड इन्फ्लुएंसिंग अनदर ह्यूमन माइंड, इसको पर्सनल सेलिंग बोला जाता है। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन, डोर टू डोर सेल करना, फेस टू फेस इंटरेक्शन, ये पर्सनल सेलिंग का पार्ट है। पर्सनल सेलिंग इज एबिलिटी टू परसुएड पीपल टू वांट देम व्हाट दे ऑलरेडी नीड। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं पर्सनल सेलिंग के? इसके पर्सनल सेलिंग के ऑब्जेक्टिव, पर्सनल सेलिंग में टू डू द इंटायर सेलिंग जॉब, सेल करना, कॉन्टैक्ट बनाना कस्टमर्स के साथ, उनसे ऑर्डर लेना, नए कस्टमर बनाना, और सिक्योर एंड मेंटेन कस्टमर्स ऑपरेशंस इन स्टॉकिंग एंड प्रमोटिंग प्रोडक्ट लाइन, टू कीप कस्टमर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द चेंजेस इन, कोई नया चेंज आता है उनको इन्फॉर्म करना, एंड देन कीप कस्टमर इन्फॉर्म्ड ऑन चेंजेस इन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में कोई चेंज आया है उसको अपडेट करना, उनको टेक्निकल एडवाइस या कोई भी असिस्टेंस प्रोवाइड करना, और मिडल मैन की ट्रेनिंग में हेल्प करना, असिस्ट मतलब हेल्प करना, एडवाइजेबल टू मिडल मैन को एडवाइस देना, कलेक्ट एंड रिपोर्ट यूजफुल मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन आता है आपका, ये इतना ही पार्ट है इसमें, रिक्रूटमेंट। ये भी इसके बीच में आ जाएंगे। सेल्स की वॉल्यूम बनाना, नए टू ऑब्टेन नंबर ऑफ न्यू अकाउंट्स ऑफ गिवन टाइप्स, पर्सनल सेलिंग एक्सपेंस। चलो ये ना भी लिखो, यहाँ तक बहुत है, ठीक है, मोटे मोटे पॉइंट्स। उसके बाद आपका है पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्टिव के बाद रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आपका आगे है। ये वाला है आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। पेज नंबर 10 में है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ सेल्स पर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट ये आप अगेन नोट से कर सकते हो। रिक्रूटमेंट मतलब सर्चिंग फॉर द कैंडिडेट्स, ठीक है, तो जॉब के लिए अट्रैक्ट करना फॉर एम्प्लॉयज़ एंड इनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस क्योंकि ये लोगों को इनकरेज करता है अप्लाई करने के लिए। रिक्रूटमेंट इज़ डन बिफोर सिलेक्शन। तो ये क्या प्रोसेस है? हम पहले तो अलग अलग सोर्सेज ढूंढेंगे जहाँ से हम रिक्रूट करेंगे, फिर उनकी वैलिडिटी देखेंगे कि वो सही है कि नहीं, बेस्ट उनमें से चूज़ करेंगे, और फिर अट्रैक्ट एंड मोटिवेट कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर जॉब। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हमारे दो सोर्सेज हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इंटरनल सोर्सेज मतलब पुराने स्टाफ को यूज़ करना, अब विद इन दी कंपनी जो स्टाफ है उनको ही यूज़ करना। तो इंटरनल सोर्सेज रेफर्स टू यूज़ ऑफ ओल्ड स्टाफ टू फिल अप वैकेंट जॉब्स। तो इसमें जैसे प्रमोशन कर देना, प्रमोशन में हम क्या करते हैं, उनका लेवल बढ़ा देते हैं, उनको ज़्यादा काम दे देते हैं, उनकी सैलरी भी बढ़ाते हैं। तो प्रमोशन में सब कुछ बढ़ता है। तो प्रमोशन मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल। प्रमोशन मीन्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैसिलिटीज, स्टेटस एंड पे। प्रमोशन मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़। देन दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफ़र करना। ट्रांसफ़र में सिर्फ जगह चेंज होती है, ना आपकी सैलरी बढ़ेगी ना आपका काम बढ़ेगा। तो ट्रांसफ़र मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर ऑफ सेम लेवल विद नो चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैसिलिटी, स्टेटस एंड पे। इससे मेरिट क्या होते हैं? एक तो ये आपके एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करता है क्योंकि उनको या तो प्रमोशन मिल रही है या फिर नई जॉब मिल रही है, चाहे सेम है लेकिन अलग जगह पे मिल जाएगी, थोड़ा नया थोड़ा जॉब में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो दे गेट मोटिवेटेड एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, ठीक है, वो ज़्यादा लॉयल्टी शो करते हैं।
उसके बाद है इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। आपको इजी रहता है क्योंकि कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस किसी एम्प्लॉई को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना है। अपने ऑटोमेटिक ट्रेनिंग है, कोई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी सीखा हुआ है, ठीक है। तो ये 2-3 इसमें से बेनिफिट लिख देने हैं। डीमेरिट में ये आ जाता है कि कोई फ्रेश टैलेंट नहीं आता, वही पुराने जो लोग हैं वो आ जाते हैं। वैसे डीमेरिट आपके नहीं है, आपने बस ये जो है इंटरनल सोर्सेज लिखा है। ये प्रमोशन कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। देन आता है एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, मतलब आप अंडर दिस मेथड नोटिस इज प्लेस्ड आउटसाइड द बिल्डिंग, स्पेसिफाई द डिटेल ऑफ कैंडिडेट नीडेड, और जो भी जिसको लगता है कि वो जॉब उसके लिए सूटेबल है वो कंपनी को अप्लाई कर लेता है। तो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। कैजुअल कॉलर, कंपनीज टाइम टू टाइम रिसीव एप्लीकेशंस फ्रॉम वेरियस पीपल इन सर्च ऑफ जॉब। तो कंपनी को अगर ज़रूरत नहीं होती उस टाइम पे, तो वो उनका डेटा सेव कर लेती है। आपके पास कोई जॉब लेने आया था, तो अभी तो आपको नहीं चाहिए जॉब पर्सन, लेकिन आप उसका डेटा सेव कर लेते हो कि फ्यूचर में अगर मेरे को ज़रूरत पड़े तो मैं इसको कॉल कर लूँगा। तो वो कैजुअल कॉलर्स होते हैं। एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप रिक्वेस्ट कर सकते हो न्यूज़पेपर में, जर्नल में, ठीक है, और उसमें आप क्वालिफिकेशन डाल देते हो कि इतनी इतनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अंडर दिस मेथड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस रन बाय गवर्नमेंट आर यूज्ड फॉर फिलिंग अनस्किल्ड एंड सेमी। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, वहाँ पर लोग अपने नाम लिखवा देते हैं कि हमें जॉब चाहिए। तो ज़्यादातर ये अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए होता है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयड पर्सनस गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद दीज एक्सचेंजेस। Then placement agencies, management consultants. Under this method, services of placement agencies, they undertake total functions of। अच्छा, कई बार एजेंसीज आपका काम खुद ले लेती है सारा, रिक्वेस्ट करने का, सिलेक्ट करने का। आपको बस उनको बताना है कि आपको कौन सा किस चीज़ के लिए कैंडिडेट चाहिए, बाकी सारी सिरदर्दी उनकी होती है, इन एजेंसीज़ की होती है, प्राइवेट एजेंसीज़ होती हैं। तो वो आपको आपके काम के हिसाब से बेस्ट एम्प्लॉय ढूंढ के दे देंगे। तो सारी सिरदर्दी उनकी, क्योंकि वो स्पेशलाइज होते हैं इन चीज़ों में, ठीक है। कैंपस रिक्वायरमेंट, एंड इन दिस मेथड ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट इंटरव्यूज़ इन वेरियस कैंपस यूनिवर्सिटीज़, और वो सुटेबल कैंडिडेट्स जैसे कॉलेजेस में आते हैं आपके प्लेसमेंट्स करने। एम्प्लॉयज़ की रिकमेंडेशन से भी पुराने एम्प्लॉयज़ जो है रेकमेंड कर देते हैं कि मेरा भाई है, मेरा फ्रेंड है, ठीक है। एंड एडवर्टीजमेंट्स एंड वेब पब्लिशिंग। एडवर्टीजमेंट में आप एडवर्टाइज़ करोगे, वेब पब्लिशिंग में आप वेब पे डाल दोगे, ठीक है। तो ये सोर्सेज, ये रिक्रूटमेंट के सोर्सेज हैं। फिर आता है आपका मेरिट डीमेरिट करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन मतलब चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट, ठीक है। इसमें आप सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले तो आप स्क्रीनिंग करते हो, मतलब आपकी जॉब के हिसाब से जो जो रिक्वायरमेंट है आप उनको देखते हो। तो सबसे पहले तो आप जो इनएलिजिबल है, जैसे आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ठीक है, कोई एमकॉम पढ़ा हो आपको वही चाहिए, तो पहले तो आप वो एप्लीकेशंस को हटा देते हो जिसमें एमकॉम नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो अनसुटेबल कैंडिडेट्स आर एलिमिनेटेड एट द टाइम ऑफ प्रीलिमिनरी स्कैनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। फिर अब जो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में से पास हो जाते हैं उनका टेस्ट होता है, ठीक है। तो उनको अलग अलग तरह के टेस्ट देने पड़ते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट में आपका आईक्यू लेवल चेक होता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपके बेसिक नॉलेज कितनी है। एप्टीट्यूड में नए स्किल को, क्योंकि लर्न करने की, अब एम्प्लॉयज़ अपने आप को जितना चेंज करे उतना ही बेटर होता है, नए जो है कंडीशंस को जितना वो ऑप्ट करें। तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मतलब जिसमें हम देखते हैं कि आप नए स्किल्स को लर्न करने में कितने एबल हो। पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसमें आपकी वैल्यूज़, बिलीव्स, एटीट्यूड, इमोशनल स्टेबिलिटी चेक होती है। और ट्रेड टेस्ट मतलब जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करा है उस एक बार आपको करवा के देख लेंगे, ठीक है, वो काम दे देंगे, जॉब दे देंगे। जैसे अगर आपने टाइपिंग के लिए अप्लाई करा है तो आपसे टाइपिंग करा के देख लेंगे। देन इंटरेस्ट टेस्ट, इट इज़ कंडक्टेड टू डिटरमिन पर्सनस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई करा है तो वो आपकी इंटरव्यूज़ के थ्रू देखेंगे कि आप किस एरिया में ज़्यादा एक्सपर्ट हो।
अच्छा, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होती है आपकी। अगर आपके ये सारे टेस्ट क्लियर हो जाते हैं तो आपको बुलाया जाता है, इंटरव्यू ली जाती है, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी सैलरी, वर्किंग कंडीशन एट्सेट्रा के बारे में डिस्कस करा जाता है। आपके बैकग्राउंड चेक होता है, भी आपने पीछे कोई जॉब से निकाले गए हो या खुद छोड़ी है, ठीक है, पीछे आपने क्या डिग्री है, कितना टाइम पढ़े हो, ठीक है। सिलेक्शन, फिर आपको सिलेक्ट करा जाता है, डिस्कशन होती है कि कौन बेस्ट है और सिलेक्ट करा जाता है। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन चेक करा जाता है कि आपको जो काम है उसमें कोई जो है फिट हो, फिज़िकली फ़िट हो कि नहीं, और देन आपको जॉब ऑफ़र दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफर के बाद। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। एंड देन लास्ट में है इसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग करने के क्या क्या मेथड्स हैं? ये आपका है ट्रेनिंग वाला पार्ट। ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट होती है। ट्रेनिंग मतलब आपकी एबिलिटी, स्किल्स, नॉलेज को बढ़ाना, ठीक है। तो ये बेटर होता है, जितना आपको ट्रेन करो तो आप अपडेट रहते हो, जो भी नया कुछ चल रहा है आपको पता रहता है। तो ये आपने से ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपके इसमें है डेवलपिंग एंड कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो ये मेथड्स आ जाएंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम के। अच्छा, इसमें क्या क्या मेथड है ट्रेनिंग देने के? एक तो लेक्चर मेथड है। लेक्चर मेथड में आपको प्रेजेंट करा जाता है, मतलब कोई आके आपको लेक्चर देगा टू ग्रुप ऑफ ट्रेनीज इन अ क्लास। तो ये आपकी ट्रेनिंग, वेरियस पॉपुलर ट्रेनिंग मेथड्स आ गए। ठीक है, एक स्पीकर होएगा और वो आपको आके लेक्चर देगा और आपसे क्वेरीज पूछेगा। दूसरा डिस्कशन मेथड। In this method of training, the trainer leads the discussion and encourages participation of salespersons. Every training asks to understand the problem and draw a conclusion. After this, the different suggestions are discussed. तो यहाँ पे हम लोगों को जैसे कह लो कि ग्रुप डिस्कशन टाइप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन करते हैं, सबको बिठा के हम सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और उससे क्या होएगा, हमें वैल्यूएबल कोई किसी के भी थॉट्स हैं उनका पता चलेगा, हम और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन ऑडियो विजुअल मेथड। अब इसके एडवांटेज क्या है डिस्कशन मेथड के? एक तो आपको थॉट्स एंड एटीट्यूड, नए नए थॉट्स पता चलते हैं। दिस मेथड रिकॉग्नाइजेज व्हाट द मेंबर्स ऑलरेडी नो एंड सर्व्स टू अंडरस्टैंड, ना भी कोई चलेगा। ऑडियो विजुअल मेथड, इसमें हम ऑडियो विजुअल एड्स, फिल्म, स्लाइड्स, पोस्टर्स के थ्रू हम उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग रहता है ये। रोल प्ले में हमें आपको कोई भी जैसे सीन दे दिया जाएगा तो इन ट्रेनी प्लेज द रोल ऑफ अ सेल्स पर्सन। कोई बायर बन जाएगा और उसको सेलर बना देंगे और फिर उसको बेचेगा वो प्रोडक्ट, तो ये आ जाता है। तो उसमें फिर आप देखोगे कि कितने अच्छे से वो सेल कर पा रहा है, तो रोल प्ले आ जाते हैं, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। केस मेथड, केस स्टडीज़। तो केस स्टडीज़ हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट सिचुएशंस होती हैं, जो ऑलरेडी हो चुका होता है, ठीक है। तो जो उसकी बेसिस पर हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और उनके सॉल्यूशंस जो थे उनको करते हैं।
गेम्स खिलाते हैं, तो हम आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करते हैं जो कि रियल कंडीशंस के बराबर होती है। दिस मेथड गिव्स अ फील टू द ट्रेनी एज इफ इट इज़ इन अ पर्टिकुलर बिजनेस सिचुएशन, और उसको कैसे हैंडल करना है। तो उनको अलग अलग सिचुएशंस दे दी जाएगी, उनको कैसे हैंडल करेंगे। तो इसके बस मीनिंग्स करते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज करने की ज़रूरत नहीं है। देन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब आप जॉब भी कर रहे हो, साथ साथ में आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है, ठीक है। तो अंडर दिस मेथड अ न्यू सेल्स मैन इज प्लेस्ड अंडर एन सीनियर सेल्समैन हु ट्रेन्स हिम। तो वो आपको बस बता देगा आज क्या काम करना है, आज कैसे काम करना है। तो साइड बाय साइड आपका काम भी हो रहा है और साइड बाय साइड आप सीख भी रहे हो, ठीक है। तो वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। ऑनलाइन ट्रेनिंग मतलब थ्रू कंप्यूटर के थ्रू आपको जो है ट्रेनिंग मिल रही है। तो कई ऑनलाइन जॉब्स होती हैं, तो उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। तो फिर उससे क्या होता है कि आप ना सिर्फ इंडिया में, बाहर भी सेल कर सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके हैं सेल्स को करने के, ठीक है। ये आप यहीं से करोगे, पेज नंबर 159 पर होगी। तो ये था आपका, ये हमने अब यहाँ तक कर लिया है, आधा पार्ट कर लिया है। अब बाकी पार्ट आप, एक इसमें मोटिवेशन वाला पार्ट था। मोटिवेट करने के क्या क्या तरीके हैं इसमें। आप मोटिवेशन के करने के फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल तरीके हैं। फाइनेंशियल तरीके तो आपके पैसा ही है, सैलरी, कमीशन, बोनस, ठीक है, पैसा ही है। नॉन फाइनेंशियल में, बेनिफिट्स में, मोटिवेशन में आपको प्रमोशन मिल जाए, कोई रिकॉग्निशन, ओनर मिल जाए, अवार्ड मिल जाए, कोई सेल्स टारगेट मिल जाए अचीव करने के लिए, उसको आप अचीव करके मोटिवेट होते हो। कोई कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा बनाते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो। पर्सनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जैसे अब्रॉड जाके कोई कोर्स करना, या अब्रॉड जाके कोई जो है सेल करना, कोई मीटिंग अटेंड करना, तो उससे भी आप मोटिवेट होते हो कि हाँ मेरे को बाहर जाने का मौका मिला। जॉब सिक्योरिटी, अगर आपकी कोई फिक्स्ड जॉब है, परमानेंट जॉब है, तो वो भी आपको सेटिस्फाई करता है। जॉब इनरिचमेंट मतलब वैरायटी ऑफ जॉब जब आपके पास होती है, तो एक जैसा बोरिंग सा काम नहीं है, अलग अलग जो है असाइनमेंट्स मिल रही है, उससे आपको अच्छा लगता है, तो वो भी आपको मोटिवेट करता है, वो चीज़ें भी मोटिवेट करती हैं, ठीक है। एंड देन सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, तो आपको राइट जॉब जब आपके पास होती है, ठीक है, वो भी आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। तो आपकी वो जॉब बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसको पसंद करते हो, तो वो भी आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है। लीडरशिप स्टाइल ऑफ मैनेजर, तो अगर आप एज अ लीडर रोल प्ले कर रहे हो, वो आपको मोटिवेट करता है। कईयों को होता है कि बस मेरी सुनी जाए, तो जब उनकी सुनी जाती है तो वो खुश रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा वो भी मोड ऑफ मोटिवेशन है। तो ये हल्का सा टॉपिक बीच में पढ़ लेना है, पेज नंबर 170 पर। तो इससे हमने अब सारा 100% कवरेज हो गई है हमारी, ठीक है। तो मोटिवेशन तक हमने कवर कर लिया है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला पार्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये था आपका सिलेबस, एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट।